अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मैशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। लेकिन ये जो तीनों मामलात हैं या मौज़ूआत हैं, इस वक्त ज़ाहिर है कि दाव पर लगे हुए हैं और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो एक सियासी बेयकीनी है, ये तो वैसे तो पूरे साल से ही मामलात इस तरह से चल रहे हैं, लेकिन मंगल के रोज़ जब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को हाई कोर्ट के अहाते से अरेस्ट किया गया, उसके बाद से हमने देखा कि किस तरीके से वायलेंट प्रोटेस्ट हुए और कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया गया। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से अलकादिर ट्रस्ट जो मुकदमा था उसमें इमरान खान साहब को 2 हफ्ते के लिए जमानत दे दी गई है। और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट डिसीजन किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि इमरान खान साहब को किसी भी और मुकदमे में पीर तक जो है वो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन शहबाज, इसके बावजूद को लगभग दिन 11 बजे इमरान खान साहब को लाया गया था, तशरीफ लाए थे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और अब आपको पता है कि 10 से ऊपर का टाइम हो गया है और अभी तक वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। डोंट नो कि क्या रीज़न है, शायद अभी भी कहीं ना कहीं ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि बावजूद इतने एक्सप्लिसिट जो स्टेटमेंट के या जो डिसीजन के हाई कोर्ट के, कहीं ना कहीं शायद इमरान खान साहब को यह खदशा है कि हुकूमत कोई भी जवाब बनाकर उनको गिरफ्तार ना कर ले। कामरान, ये जो कुछ हो रहा है कल दोपहर से जो शुरू हुआ है सुप्रीम कोर्ट के, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसका नोटिस लिया, फिर जिस तरीके से इमरान खान साहब को पहले 2-3 दिन पहले उनको गिरबान से पकड़कर पुलिस जो थी वो लेके गई वहां से रेंजर्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, फिर उनको एक लग्जरी गाड़ी में इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनको कोर्ट के कहने के ऊपर पेश किया गया। फिर वहां से जो जजेस वाले जहां से एंटर होते हैं वहां से एंटर होने दिया गया। और इनफैक्ट अगर आप वो मोटरकेड देखें तो वो तो मुझे तो यही लगा कि ऐसे जैसे प्राइम मिनिस्टर का मोटरकेड होता है बुनियादी तौर पर। अच्छा, वो भी फिर इसके बाद जो आज का जिस तरीके से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है इमरान खान साहब को, मेरा ख्याल इसकी शायद आपको कोई मिसाल मिलती नहीं होगी कोर्ट की। अच्छा, आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात की है क्योंकि ये इवॉल्विंग और डेवलपिंग सिचुएशन है, क्योंकि सबसे बड़ा इस वक्त जो फोकस है वो यही है कि आखिर इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर क्यों नहीं आ रहे। तो इस वक्त जो हमारे नुमाइंदे जैगम नकवी वहां पे मौजूद हैं, तो जैगम अपडेट करेंगे कि आखिर क्या वजह है, क्योंकि अब तो कई घंटे गुजर चुके हैं, इमरान खान साहब को जितना रिलीफ मिलना था वो मिल चुका। आखिर क्या वजह है कि अभी तक इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर नहीं आ रहे? जी बिल्कुल कमरान साहब, जो रिलीफ अदालतों से मिलना था वो इमरान खान को मैक्सिमम मिल चुका है, लेकिन जो सिक्योरिटी क्लियरेंस है, सिक्योरिटी की जानब से उनको रिलीफ नहीं मिल पा रहा और सिक्योरिटी के लिए जो क्लियरेंस है वो नहीं मिल रही। तकरीबन 4 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है और इमरान खान जो कमरा अदालत है उसी के अंदर बैठे हुए हैं, उसी के अंदर मौजूद हैं। और जो IG और DIG सिक्योरिटी जो है इस्लामाबाद, वो भी अभी कुछ देर कबल यहाँ पर मुज़ाकरात करने के लिए आए थे और उनको सिक्योरिटी की सूरत हाल के बारे में उन्होंने आगाह किया कि सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल रही, श्रीनगर हाईवे क्लियर नहीं है, मुजाहिरीन वहां पर मौजूद हैं, शेलिंग की जा रही है, जिसकी वजह से खदशात है। और इमरान खान ने अपने वीडियो बयान भी रिकॉर्ड करवाया था कि रास्ते खोलें, आवाम से अपील की थी कि रास्ते खोलें ताकि वो लाहौर जमान पार्क जा सकें। और अभी IG इस्लामाबाद की जानब से ये ऑफर भी की गई कि वो मेरी गाड़ी में जा सकते हैं, लेकिन इमरान खान ने जो अपने मुज़ाकरात खत्म होने के बाद अभी एहतजाज, पुरअमन एहतजाज की पूरे मुल्क में दोबारा अपील की है, क्योंकि जो आज अलकादर ट्रस्ट था जिसमें इमरान खान को गिरफ्तार किया था नैब की जानब से, 8 रोजा जिस्मानी रिमांड भी दिया गया, लेकिन गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने वो तमाम प्रोसेस रिवर्स किया। आज इमरान खान जो ही हाई कोर्ट में पहुंचे तो वो उनको जो डायरी ब्रांच था वहां पर बायोमेट्रिक के लिए ले जाया गया। आपने अभी फरमाया कि इमरान खान साहब ने आज पुरअमन एहतजाज की बात की, इस बात को जरा एक्सप्लेन कीजिएगा, क्या दोबारा उन्होंने कोई कॉल दी है अभी? जी, चूंकि राणा साहब ये तकरीबन 4 घंटे हो गए हैं, इनके जो तमाम प्रोसेस था जमानतों का वो मुकम्मल हो चुका है और जो 4 घंटे गुजरने के बाद अभी वो कमरे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और जो सिक्योरिटी क्लियरेंस का उनको बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं है, तो इमरान खान ने अपना एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया है और उन्होंने आवाम से मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज की दोबारा कॉल दी है। और चूंकि इमरान खान ने पहले 15 मिनट का अल्टीमेटम दिया, आप एक हमें बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं
है कि इमरान खान साहब ने दोबारा पुरअमन एहतजाज की बात की है, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो इसको एज ए प्रेशर टैक्टिक इस्तेमाल करना चाह रहे हैं? क्योंकि हर तरह की तो वो रिलीफ उनको कोर्ट से मिल रही है, और ये फिर क्या एक तरह की इंडिकेशन नहीं है कि कल या परसों जो कुछ भी हुआ उसका किसी ना किसी तरीके से उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फिर इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के ऊपर आती है? सुन नहीं सका मैं आपको। जी बिल्कुल, चूंकि इमरान खान ने ही जो पहले भी कहा था, वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया कि मैं अवाम से अपील करता हूं कि पुरअमन रहे, लेकिन गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी उनसे वाज़े तौर पर कहा था कि आपको इस जो पुरतशद्दद मुजाहिरीन हैं, पुरतशद्दद मुजाहरे हुए हैं, उनकी मजम्मत करनी चाहिए, लेकिन गुज़श्ता रोज उन्होंने मजम्मत नहीं की। लेकिन अभी जो है आज जब जहां पर वो पहुंचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो सहाफियों से गुफ्तगू में भी उन्होंने इस बात का कहा कि हम इंतशार के नहीं चाहते मुल्क में, और उन्होंने अदालत के सामने भी बयान दिया कि अगर मुझे ये दोबारा गिरफ्तार करते हैं तो पहले से बड़ा रद्द-ए-अमल आ सकता है। और वो आज जब ये तकरीबन 4 घंटे का वक्त गुजर चुका है, जो उनका प्रोसेस था जमानतों के बाद, जो जमानती मचलके हैं वो जमा हो चुके हैं, और उनका जो तहरीरी हुक्मनामा है वो उनके वकला को दे दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद जो सिक्योरिटी है वो क्लियरेंस उनको नहीं मिल रही, जिसकी वजह से उनको जाने की इजाजत नहीं जा रही। डीआईजी सिक्योरिटी की जानब से बताया गया है कि जो उनकी गाड़ियां हैं, उनके गार्ड्स हैं, वो जहां पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। आईजी इस्लामाबाद की जानब से ये ऑफर दी गई उनको कि आप मेरी गाड़ी में जाना चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया और बताया क्या वजह है कि इमरान खान साहब क्यों नहीं वहां से निकल पा रहे। और 2-3 चीजें सिग्निफिकेंट है। आखिर ये तो इमरान खान साहब ने दोबारा अपने सपोर्टर्स को कहा है कि वो पुरअमन एहतजाज करें। उससे पहले भी जो पीटीआई है उन्होंने ट्विटर के ऊपर एक बयान जारी किया था कि तमाम लोग जहां जहां एहतजाज कर रहे हैं वो एहतजाज करते रहें जब तक इमरान खान साहब महफूज मकाम पे पहुंच नहीं जाते, यानी कि जमान पार्क या बनी गाला, वैसे तो इरादा उनका जमान पार्क का है, तो उस वक्त तक लोग एहतजाज करते रहें। तो इसका मतलब है, अगर आपको याद हो कि जो इमरान खान साहब को जब अरेस्ट किया गया था और उसके बाद जो फौरी रद्द अमल आया उनके सपोर्टर्स का, जो लाहौर में कोर कमांडर की रेजिडेंस पे जो कुछ हुआ, रावलपिंडी में जो GHQ के बाहर हुआ, उसमें तो ISPR की स्टेटमेंट यही कह रही है कि ये बाकायदा एक मनसूबा बंदी के तहत किया गया है। मतलब कुछ लोगों का ये ख्याल है कि इमरान खान साहब ये एंटिसिपेट तो कर रहे थे कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, तो शायद उन्होंने पहले ही जो भी उनके पार्टी के लोग हैं उनको बताया था कि अगर आपने एहतजाज करना है तो कहां कहां करना है, किधर टारगेट करना है, ताकि उसका इम्पैक्ट आए। और अभी भी जो उन्होंने कहा है लोगों से कि वो पुरअमन एहतजाज करें, ज़ाहिर है पब्लिकली वो ये तो नहीं कह सकते कि वायलेंट आप प्रोटेस्ट करें। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनको ये अभी भी कहीं डर लगा हुआ है कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है कोई भी रीजन बना के। उनके दो बात, एक तो उनके पुरअमन एहतजाज की बात करें, उनका अपने आप को जो डिसएसोसिएट इनडायरेक्टली वो कर रहे, डायरेक्टली तो वो डिसएसोसिएट भी अपने आप को नहीं कर रहे ना इन सारी जो चीजें हो रही हैं। एक तरफ वो कहते हैं जी कि उनको पता नहीं था वहां पे क्या हुआ, और वो तो बिल्कुल अंदर थे, जेल में थे। वो लगा बात है कि उनकी एक वहीं पे गेस्ट हाउस से, नॉट इवन जेल के, उनके गेस्ट हाउस से उनकी एक वहां पे एक रिकॉर्डेड कॉल भी सामने आ गई जहां पे वो मशवरे दे रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं कि कैसे उनको, और उनकी उन्होंने आज तस्दीक भी की है। तस्दीक भी की उन्होंने जी उन्होंने कहा कि मैं अपनी जो वाइफ है उनसे बात करना चाहता था, उनसे बात मेरी नहीं हो सकी, और वो लैंडलाइन से बात कर रहे थे। और ये भी बड़ी हैरानकुन बात है कि वो सरकारी नंबर से फोन कर रहे थे, और जिस तरह की वो बातें कर रहे थे, आई थिंक आफ्टर ऑल इतनी ऑडियो लीक्स हो चुकी हैं, तो आई एम सरप्राइज कि उन्होंने उसका कोई, मेरा ख्याल है कि खान साहब के पास पूरा इख्तियार है और पूरा उनको ये हक है, वो कभी भी किसी भी जगह से कोई भी फैसिलिटी डिमांड कर सकते हैं। दूसरी बात जो खान साहब ने अंदर से की आज वहां पे जो रिपोर्टर से उन्होंने बात की कि जी अगर मुझे फिर नहीं छोड़ा गया तो फिर भी दोबारा ऐसा हो सकता है, इस किस्म की उन्होंने एक बड़ा वेल्ड सी एक बात की। फिर उन्होंने कहा जी अगर मैं बाहर नहीं गया तो फिर लोगों को कौन कंट्रोल करेगा, तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे थे। बट अगर वो पिछले कोई 10-11 घंटे से वहां से नहीं निकल पा रहे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनके हक में है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनके हक में है, तो एक और दरखास्त उनके वकला डाल दें कि हमें हेलीकॉप्टर की सहूलत फराम की जाए, हुकूमत को हुक्म दिया जाए, आर्मी को हुक्म दिया जाए, फौरी तौर पर एक हेलीकॉप्टर पेश किया जाए, खान साहब को हेलीकॉप्टर में बिठाएं और लाहौर ले जाए। इसमें क्या प्रॉब्लम है? दूसरा, आई थिंक 2-3 चीजों के ऊपर बात करने की बहुत जरूरत है। जो इसके अंदर जो मेरी इत्तला है, देखें जो कुछ लाहौर में हुआ और जो कुछ GHQ के बाहर हुआ, आई थिंक अनप्रेसिडेंटेड है। पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है कि वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं हुए, बिल्कुल इससे बहुत बड़े एहतजाज हुए हैं।
लेकिन इसकी मिसाल कभी भी नहीं मिलती कि आप एक जो सर्विंग जर्नल है उसकी जो सरकारी रेजिडेंस है उसके अंदर आप घुस जाएं और उसको आग लगा दें, और इवन के GHQ के अंदर भी ये चीज़ हुई। और उसके बाद आई थिंक जो मेरे पास मालूमात हैं कि वो लोग जिन्होंने किया उनको आइडेंटिफाई किया गया, बहुत से लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और दूसरा जो उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये किया जा रहा है कि सारा एविडेंस इकट्ठा करने के बाद मेरी इत्तला है, बातें तो अभी और मेरी जो इत्तला है कि बाकायदा तौर पर हो सकता है कि कुछ हमें शायद के बाद ऊपर जाने से, लेकिन जो मौलाना फजल रहमान की आज जो उन्होंने भी एक प्रोटेस्ट का उन्होंने ऐलान कर दिया, सोमवार को उन्होंने बुला लिया अपने जो चाहने वाले उनके कि आप आइए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर, हम भी पूरा इंतजार करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ख्याल में उनको सपोर्ट किया और एक कॉन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे नाजरीन ब्रेक लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा ये इवॉल्विंग सिचुएशन है, तो ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्क के अंदर जो सियासी हलचल है, इमरान खान की गिरफ्तारी, उसके बाद रिहाई और जो बाकी ये जितने मामला चल रहे हैं, इसकी वजह से जो सबसे अहम जो इश्यूज़ हैं वो ऑफ कोर्स उस पर बात नहीं हो रही। मीडिया के ऊपर जो सियासी हंगामा है उसी भी बात चल रही है, लेकिन हकीकत ये है कि जो मुल्क के अंदर ये जो बढ़ता सियासी अदम इस्तेहकाम है, पाकिस्तान की मईशत के पहले ही बुरे हालात थे और इस सियासी अदम इस्तेहकाम और सियासी बेयकीनी की सी सूरत हाल में जो इस वक्त पाकिस्तान की मईशत है उसके हालात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो हम अपने प्रोग्रामों में शहबाज डिस्कस भी करते आ रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो मज़ीद ख़राब जा रही है, जो उसके अंदर एक गैर यकीनी की सी सूरत हाल है। सियासी अदम इस्तेहकाम तो अपनी जगह पे, जो IMF के साथ बावजूद इसके कि इतने अरसे से मुज़ाकरात चल रहे हैं हुकूमत के IMF के साथ, बज़ाहिर हुकूमत का ये मानना है और ये बात भी हकीकत है, इतने सख्त जो इक़दामात IMF के कहने पे लिए अभी तक कोई सूरत नज़र नहीं आती कि कोई ब्रेक थ्रू होने वाला। और अब जो इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से तो शायद ये इंडिकेशन आ रही है कि वो तैयार कर रहे हैं शायद अवाम को कि अगर IMF के साथ प्रोग्राम नहीं भी होता तो उससे फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आखिर मामलात किस तरफ जा रहे हैं? क्या ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इसकी वजह से अब IMF भी थोड़ा वेट एंड वॉच कर रही है, या क्या रीजन है? देखिए, पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो तो अभी चलेगी और इसका डेफिनेटली एक इम्पैक्ट आता है IMF की नेगोशिएशंस के साथ, आपके बाकी ममालिक जो है उनके साथ जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान में। अगर आज जितना भी ड्रामा हो रहा है पिछले 3-4 दिन से, अगर वो ना होता, या इवन कि अगर आप पिछले 2-3 माह से एक जो पॉलिटिकल हाई अनसर्टेनिटी में जो पाकिस्तान इस वक्त गुजर रहा है, अगर वो ना होता तो जो सबसे बड़ी खबर होती वो IMF होती। क्योंकि जिस तेज रफ्तारी के साथ पाकिस्तान दिवालिया होने की तरफ बढ़ रहा है, हुक्मरानों को शायद रियलाइजेशन है या नहीं है, बट उसके जब इम्पैक्ट आएंगे तो वो बहुत ही बुरे आएंगे। मतलब आप इसहाक डार साहब के उस बयान को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, या जिसमें उन्होंने ये कहा था, अगर इजाजत हो तो वो बयान चलवा ही ना दें? पहले बयान चलवा देते हैं। ये शहबाज तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान बड़ी तेजी से दिवालिया होने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इसहाक डार साहब ने जो इस हफ्ते बयान दिया, उन्होंने तमाम इन खदशात की नफी की। उन्होंने क्या कहा, ये पहले वो सुनते हैं। If IMF program doesn't, materialize, Pakistan will default between 1st July to December. Oh, for heaven's sake, please hold your horses. Every payment, even let me tell you, till December, every payment is taken care of. Pakistan, inshallah, will not default, IMF or no IMF. जी, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है इसहाक डार साहब की तरफ से। और ये इंटरनेशनल जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो भी कह रही हैं कि अगर प्रोग्राम बहाल नहीं होता तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। लेकिन जो इसहाक डार साहब हैं उनकी ये बात कितनी दुरुस्त है कि जो भी पेमेंट्स पाकिस्तान ने ज़ाहिर कर्जों की अदायगी करनी है, एवरीथिंग हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ। ये कितनी इनकी रियलिस्टिक स्टेटमेंट है या तसल्ली दे रहे हैं हमें? अभी तक तो जो अदायगियां होनी थी वो तो हम कर रहे हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। और $4.5 अरब का हमारे पास जो है वो रिजर्व्स भी हैं फॉरेन एक्सचेंज के। लेकिन सूरत हाल आगे जाके कामरान चेंज होगी। सूरत हाल आगे इस तरह चेंज होगी कि $4.4 अरब का पाकिस्तान के पास रिजर्व्स हैं, और अगले ये जो 2 माह है, मई और जून के, इसमें पाकिस्तान को जो अदायगियां करनी है वो कम से कम $4 अरब की हैं। तो क्या सारे ही रिजर्व जो है
वो हम अदायगियों में भी दे देंगे, या कुछ हमने पीछे कुशन में भी रखना है, जो कि पहले एक मिनिमम कुशन होता है किसी भी मुल्क के लिए, वो 2 से 3 माह की जो आपकी इंपोर्ट्स होती है उसके कवर के बराबर होता है। ये कवर आज की अगर जितनी भी कम इंपोर्ट्स हैं उसके मुकाबले में फिर भी देख लें तो कोई 12 अरब डॉलर होने चाहिए थे, पहले ही हम 4.5 अरब डॉलर के ऊपर बैठे हुए हैं। इसके अंदर नाज़रीन जो की चीज है कि IMF का प्रोग्राम क्यों नहीं हो रहा, इसहाक डार साहब कुछ भी कहें कि हमने तमाम शराइत पूरी कर ली हैं, हकीकतन पाकिस्तान ने तमाम शराइत पूरी नहीं की, और ये बात आपको हम इस प्रोग्राम के जरिए बारहा बता चुके हैं। आज अब हम आपको जो बात बताने जा रहे हैं, जो एक नई शर्त IMF की सामने आई, उसके बाद लगता अब नहीं है कि शायद ये प्रोग्राम रिवाइव होगा। पहले IMF का मुतालबा था कि पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर के इजाफी कर्जों का इंतजाम करना है 30 जून 2023 तक। अब IMF ने पाकिस्तान से मुतालबा किया इस बात का कि दिसंबर 2023 तक अब पाकिस्तान को कुल 8 अरब डॉलर के नए कर्जे चाहिए होंगे, और जब तक 8 अरब डॉलर के नए कर्जे नहीं मिलेंगे तो इंतहाई मुश्किल है कि ये जो नवा रिव्यू अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसका पीरियड था नवंबर 2022, जनवरी फरवरी 2023 में हमारे मुज़ाकरात होते हैं, और उसके बाद हमें नवीस सुनाई जाती रही कि वेरी सून, फिर सून, और बहुत जल्द हो जाएगा। बात वहां से बहुत अब आगे बढ़ चुकी है। अब सूरत हाल कुछ ऐसी है कि IMF ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि पाकिस्तान को कम अज कम 8 अरब डॉलर के इजाफी कर्जे चाहिए होंगे अगर पाकिस्तान दिवालिया होने से बचना चाहता है। कामरान, ये सून आपने कहा, मतलब मॉनसून आ जाएगा, लगता है कि वो सून नहीं आएगा। लेकिन एक चीज मैं जरा वजाहत आपसे चाह रहा हूं, ये IMF कह रहा है कि इस साल दिसंबर तक हमें 8 अरब डॉलर अरेंज करना है, लेकिन IMF के साथ जो हमारा मौजूदा प्रोग्राम है, ये एक्सटेंड भी किया था, वो तो जून में खत्म हो रहा है। देखिए ये बात ठीक है, और यही एक वजह है कि पाकिस्तान ने अभी तक ये मुतालबा IMF का माना नहीं है। एक तो पहले ही हुकूमत 6 अरब डॉलर का इंतजाम नहीं कर सकी, जो नॉन कमिटमेंट्स हमारे पास हैं वो 3 अरब डॉलर की हैं, 2 अरब डॉलर सऊदी अरब से मिलेगा या मिल सकता है, और 1 अरब डॉलर UAE से। उसके अलावा बाकी 3 अरब डॉलर ही पूरा नहीं हो रहा था। तो अब जो IMF की तरफ से एक कंडीशन आ गई है सामने कि आपने 6 नहीं 8 अरब डॉलर इनका इंतजाम करना है। अब इसमें मसला यह है कि प्रोग्राम तो 30 जून को खत्म हो रहा है, और यही वजारत खजाना का मौकिफ भी है बिफोर द IMF कि आप जब आपका प्रोग्राम जून में खत्म हो रहा है तो आप आगे कैसे आप जो है वो इस चीज का हमें इस पे प्रेशराइज कर सकते हैं कि जब पैसे को अरेंज करें, फिर हम आपके साथ नवा रिव्यू करेंगे जिसका पीरियड ही बहुत पुराना है। कामरान, एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जो IMF है वो लैंड ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट भी है, और वो जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है उसका वो एक काइंड ऑफ गार्डियन भी है। उसकी कोशिश होती है कि कोई मुल्क दिवालिया ना हो, उसकी जो पेमेंट्स है वो पूरी करे। पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में हो या ना हो, पाकिस्तान IMF का मेंबर रहेगा। पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में हो या ना हो, तो अंडर आर्टिकल 4 इसकी कभी भी हमारी वो एक रिव्यू इकोनॉमी का वो कर सकते हैं, वो म्यूचुअल एक कंसेंसस के साथ इनका होता है। अब इसमें जो इस वक्त रिजर्व की सूरत हाल है, अगले 6 माह में जो जुलाई दिसंबर का पीरियड है, जो ग्रॉस हुकूमत पाकिस्तान ने कर्जे वापस करने को 11 अरब डॉलर से ज्यादा है। अब इसके अंदर 1 अरब डॉलर हमने जुलाई में वापस करना सेफ डिपॉजिट का, चाइना का 3 अरब डॉलर मेच्योर हो रहा है सऊदी अरब का दिसंबर 2023 में। इसको माइनस भी हम कर दें क्योंकि अगर रोल ओवर हमें लग तो यही रहा है कि हमने वापस कर देना है, वो तो रोल ओवर हो जाए। उसके बावजूद नेट हमें कम से कम कुछ 4 अरब डॉलर और चाहिए होंगे जो हमने वापस करने होंगे, और हमारे पास रिजर्व्स नहीं है। और वो यूजुअली जो कमर्शियल लोन्स होते हैं उसको आप रोल ओवर नहीं कर सकते, वो किस तरह के लोन्स हैं? वो रीफाइनेंस होते हैं। अभी भी जो एक 3rd वीक ऑफ जून में पाकिस्तान ने चाइना का रफली 2 कर्जे हैं, टोटल उनकी वैल्यू 1.3 बिलियन डॉलर की है, हमने वापस करने हैं। पिछले हफ्ते इसहाक डार साहब की, गालबन इसी हफ्ते इसहाक डार साहब की एक मुलाकात हुई जो यहाँ पे डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन है चाइना की, उनके साथ, और मेरे जरा ये बता रहे हैं कि उस मीटिंग में डार साहब ने उनसे रिक्वेस्ट की चाइनीज डिप्लोमेट से कि हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात बहुत बुरे हैं, ये जो 1.3 बिलियन डॉलर इसको जल्द से जल्द रीफाइनेंस कर दें। अब रीफाइनेंस में मसला ये होता है कि पैसा पहले वापस जाता है फिर आता है आपके पास, तो एक ये प्रॉब्लम है। इसके साथ एक और शब्द भी नाज़रीन को बता देते हैं। अब ये एक और मुतालबा IMF की तरफ से सामने आया था कि अगले माली साल का जो बजट है
वो पाकिस्तान जो IMF के साथ शेयर करे। हमारे जराये के मुताबिक हुकूमत का इसमें कोई अभी इरादा नहीं है कि IMF के साथ जो ड्राफ्ट है बजट का इस स्टेज के ऊपर शेयर किया जाएगा। उसकी भी वही वजह बताई जा रही है कि जी आपका जो 9वां रिव्यू है उसका पीरियड तो सितंबर 2022 तक का था, वो डिले उसमें जरूर हो रहा है। 9वें रिव्यू का बजट के साथ कोई ताल्लुक नहीं बनता, अगर बनता है वो 10वें या 11वें रिव्यू का बन सकता है जो कि पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो जब तक वो रिव्यू 10वें या 11वें रिव्यू के ऊपर कोई बात नहीं होती तो फिर बजट से IMF का क्या लेना देना। अभी तक जो मेरे जराये बता रहे हैं वजारत खजाना में, पाकिस्तान ने IMF के साथ नए बजट के जो खदोखाल हैं वो भी शेयर नहीं किए। तो अगर इन दोनों कंडीशंस को कामरान सामने रख लें तो मुझे तो नहीं लग रहा कि अब ये प्रोग्राम रिवाइव होने जा रहा है। लेकिन सवाल इसमें इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि बहुत से जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका यही ख्याल है कि पाकिस्तान को अगर दिवालिया होने से बचना है तो IMF का प्रोग्राम रिवाइव करना पड़ेगा। लेकिन इसहाक डार साहब इसमें एक चीज अगर हम बता दें और बिफोर वी गो टू द ब्रेक कि डार साहब की जो कल की एक स्पीच थी ना इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में, उसके अंदर एक दो और उन्होंने बातें हिंट भी ड्रॉप की हैं। वो उसके अंदर एक पॉइंट एक वैलिड उनका था, वैलिड है या नहीं वी डोंट नो, बट उनकी एक वहां पे उन्होंने एक पोजीशन ली कि जी अब हम इस स्टेज के ऊपर IMF के कहने के ऊपर कोई मजीद सख्त फैसले नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि प्रोग्राम नहीं करेंगे। तो मतलब ये बनता ना, तो इसका मतलब ये है कि ये इस बात का इम्कान मौजूद है कि ये जो प्रोग्राम है जून में खत्म हो रहा है और जितने पैसे अब हम IMF से ले लिए हैं तो इसका इम्कान मौजूद है कि हम इसी स्टेज पर ये प्रोग्राम जो है वो खत्म हो जाए। और फिर अगर जाहिर है कि इलेक्शन अगर होते हैं तो फिर जो नई गवर्नमेंट आके या फिर बाद में कुछ महीने के बाद एक नया प्रोग्राम नेगोशिएट किया जाए, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है? इसकी पॉसिबिलिटी है। इसी हफ्ते इसहाक डार साहब की एक वर्चुअल मीटिंग हुई जो IMF बोर्ड के ऊपर जो एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, इरानियन है, बहादुर बेजानी उनका नाम है, जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंसी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो डार साहब ने उनसे राब्ता किया और उनसे दरखास्त की कि आप IMF की मैनेजमेंट को, मैनेजिंग डायरेक्टर को, उनके स्टाफ को कन्विंस करेंगे पाकिस्तान के साथ वो रिव्यू मुकम्मल कर ले। उन्होंने फिर दावा किया कि हमने तमाम शराइत पूरी कर ली है। मेरे जराये ये बता रहे हैं कि उस पर फिर जो ED थे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उन्होंने डार साहब से सवाल किया आपका अगले प्रोग्राम के बारे में आपके क्या व्यूज हैं। तो डार साहब ने कहा कि वी आर ओपन टू डिस्कशन, मतलब अभी इस पर बात कर सकते, बट ही वाज नॉट कमिटिंग कि हम करेंगे या नहीं करेंगे। बात वही है, हुकूमत को अब पता नहीं है, आज है हुकूमत, जितनी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है कल नहीं है। इमरान खान साहब इनको वो क्या कहते हैं कि चारों शाने चित किए जा रहे हैं और आगे जाके पता नहीं इनका कोई सियासी मुस्तकबिल बचता भी है ना, क्यों फिर अगला प्रोग्राम करके और बदनामी कमानी है, पहले काफी कमा ली। लेकिन ये बहुत आई थिंक लम्हा है क्योंकि यूजली जो IMF में आप जाते हैं तो मकसद ये होता है कि आप 3-4 साल जितना भी लंबा प्रोग्राम हो अपने जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स होते हैं उनको दुरुस्त करते हैं और फिर अपनी जो मईशत को है वो पटरी पे डाल देते हैं और फिर आपको IMF के प्रोग्राम की जरूरत नहीं रहती। लेकिन पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है यहाँ पे बैक टू बैक जो है IMF के प्रोग्राम चल रहे हैं और उसकी वजह बहुत से फैक्टर्स हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह इस मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो तो यकीनी तौर पर इवन हमारे जो दोस्त मुल्क हैं, चीन के वज़ीर ख़ारजा ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया तो उनको भी कहना पड़ा कि तमाम जो फरीकैन हैं ये बैठ कर जो सियासी मामलात हैं इसका कोई हल निकालें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद तस्करा करेंगे। एक तरफ हमारी मईशत के ये हाल है और दूसरी तरफ जो वजारत तवानाई है वो सब्सिडी की मद में क्यों अरबों रुपए हुकूमत से मांग रही है। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। जी ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ये तो आपको खूब बखूबी जानते होंगे कि हालिया सालों में बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ और उसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि हमारी जो अपनी नालायकी है, अपनी नाअहली है, जिसका जो खमियाजा है वो हम लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद अगर ये गवर्नमेंट देखें, इसको आए हुए जो भी टाइम हुआ 2 दफ़ा इन्होंने बिजली की कीमतों में इजाफा किया। मकसद ये था कि बिजली के शोबे में सब्सिडी ना देनी पड़े। लेकिन शहबाज इसके बावजूद जो वजारत तवानाई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो कोई 1540 अरब रुपए मांग रही है अगले माली साल के लिए सब्सिडी की सिर्फ मद में। आखिर क्यों? देखिए कामरान, जब ये इस हुकूमत ने IMF के कहने के ऊपर 2 दफा बिजली की कीमतों में इजाफा किया तो मेरा उसमें बड़ा उस वक्त वाज़ेह मौक़िफ़ था और इस प्रोग्राम में हम ये बात कर भी चुके हैं कि आप जितनी मर्जी बिजली की कीमतें बढ़ा लें, जो आपके प्रॉब्लम्स हैं जब तक वो एड्रेस नहीं होंगे, जिसमें आपके लाइन लॉसेज हैं, बढ़ता हुआ खसारा है,
उसके अलावा जो बिजली की चोरी होती है, इनएफिशिएंसी अब इतनी ज्यादा होगी, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। बल्कि इनएफिशिएंसी को भी किसी न किसी तरह की बिजली की जो डायरेक्ट एक आपको हुकूमत सब्सिडी ना वे देती है कि जो गरीब सारिफिन है उनका जो रेट है वो अभी भी कम है, वो जितना भी बढ़ा उसके बावजूद जो पावर जनरेशन की जो कॉस्ट है उससे फिर भी कम हुकूमत उनसे चार्ज करती है। तो अब उधर भी वो बड़े तरीके से घुमा के उधर पैसे डालने की क्लेम्स कोशिश करते हैं कि वहां से पैसा मिल जाए। तो वही सूरत हाल है जिसकी वजह से अब हालत ये हो गई है कि अगले माली साल में ये जो तवानाई की वजारत है उसने 1540 अरब रुपए का उन्होंने डिमांड की है इससे वजारत खजाना से सब्सिडी की। अगर आप नाज़रीन ये जो माली साल चल रहा है इसकी सूरत हाल देख लें, 570 अरब रुपए का बजट हुकूमत ने रखा था सब्सिडीज के लिए, और ये इस शर्त के ऊपर था कि जो सर्कुलर डेट है उसमें सिर्फ 75 अरब रुपए का इजाफा होगा। जनवरी फरवरी में जब IMF से मुज़ाकरात होते हैं तो जो पावर डिवीजन है वो आके बताती है कि नहीं 975 अरब रुपए तक का सर्कुलर डेट में इजाफा होगा। तो फिर कुछ बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया और कुछ मिनी बजट के जरिए 170 अरब रुपए आवाम से इजाफी वसूल करने की बात हुई थ्रू टैक्सेस। और तीसरी जो चीज थी वो 335 अरब रुपए की एक इजाफी सब्सिडी भी दी गई। तो 905 अरब रुपए की सब्सिडी सिर्फ इस माली साल में जा रही है, बावजूद इसके कि 2 दफा बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया। अब यही सूरत हाल अगले माली साल में अगर 1540 अरब रुपए की डिमांड इन्होंने की है तो इसका मतलब है कि ना हुकूमत कुछ सीख रही है, ना वजारत तवानाई का कुछ काम करने का इरादा है, और सारा बोझ जो है वो सारिफिन के ऊपर पड़ रहा है। ताहम अभी तक जो वजारत खजाना है, चूंकि बजट की भी कमी है, पैसा पाकिस्तान के पास पहले नहीं है, तो जो एक इंडिकेशन अभी तक वजारत खजाना ने दी है वो 975 अरब रुपए की दी है। अब ये 37% कम है उससे जितनी की डिमांड की है पावर डिवीजन ने। क्या ये 975 अरब रुपया ही प्रपोज किया जाएगा जब 9 जून को इसहाक डार साहब बजट पेश करेंगे, या इसमें फिर कोई कमी पेशी होगी, या ये कि जब ये अप्रूव हो भी जाए कामरान तो फिर अगला जो टैक्टिक है कि अभी 335 अरब रुपए की इस दफा भी इजाफी सब्सिडी दे दी, ऑल्दो के 21 अरब रुपया इलेक्शन के लिए नहीं दिया, जिससे सारा झगड़ा पड़ा हुआ है इस वक्त मुल्क के अंदर। 335 अरब की सब्सिडी उनकी नाहली के लिए दे दी, और उसके बाद फिर ये आ जाएंगे अगले माली साल में किसी वक्त हमें और पैसे दें, वरना फिर हम जो बिजली बंद हो जाएगी, गर्मियों में आपके पंखे नहीं चलेंगे, एसीज नहीं चलेंगे, सर्दियों में भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल होगी। तो इनएफिशिएंसी जितना आपने प्रमोट करना है करते जाएं, इसके ऊपर पैसे देके। इसको तो लगता है हुकूमत को कुछ चेक एंड बैलेंस ही नहीं है किसी किस्म का। और ये 1540 अरब रुपए लगभग ऑलमोस्ट इससे थोड़ा ज्यादा पाकिस्तान का जो दिफाई बजट है जो एक्टिव है, अगर बाकी चीजें इस साल का तकरीबन उतना ही बनता है। और इसमें इवन के अगर जितने 975 अरब रुपए भी वो अप्रूव करते हैं तो पाकिस्तान का जो तरक्याती बजट है वो भी शायद इससे कम है। तरक्याती बजट 1540 अरब शायद 2 साल में भी ना मिले। और वही ना कि ये हमारी प्रायोरिटीज हैं, और वजह क्या है, टोटल एफिशिएंसी है। तो मतलब इसके बारे में गवर्नमेंट नहीं सोच रही, मतलब ये इमरान खान साहब को कैसे मतलब गिरफ्तार करना है या उन पर कैसे मुकदमात बने हैं, उस पर तो पै दर पै इतनी मीटिंग सब कुछ होता है। क्या इसके ऊपर ये तो बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि चले 2 दफा आपने कीमतें बढ़ा ली, अनपॉपुलर डिसीजन था, कि इसके ऊपर काम नहीं किया कि इसका कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालें? देखिए, इस वक्त जो हुकूमत की प्रायोरिटीज है ना वो कुछ और है। हुकूमत की प्रायोरिटीज जो है वो गवर्नेंस बेहतर करना नहीं है। हुकूमत की प्रायोरिटीज इमरान खान है, और इमरान खान की प्रायोरिटी है वो किसी भी तरीके से गलत हो या सही इक़्तिदार में आना है, चाहे स्टेट ऑर्गन्स के ऊपर आप अटैक करें, किसी को मलाइन करें, पॉलिटिकल उनको आप उनकी कुछ भी आप गाड़ियों को जला दें, कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे ख्याल यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके इसकी डिस्कशन करते हैं कि ये ब्रेक वापस आके, क्योंकि हमारी इस एफिशिएंसी की वजह से जो चीन हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर दोस्त मुल्क है उसके साथ भी जो हमारे ताल्लुकात में वो हिकअप आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, ब्रेक के बाद उस पर बात करते हैं। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले भी जैसे जिक्र कर रहे थे कि कैसे एनर्जी सेक्टर के अंदर हमारी जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं उनकी नालायकी की वजह से अभी भी हमें अरबों रुपए सब्सिडी देना पड़ रही है इस शोबे को, बावजूद इसके कि हालिया सालों के अंदर, इवन 1 साल के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया है बिजली की कीमतों में। अब ये जो इशू है जो हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं या आम लोग हैं उनको तो अफेक्ट कर ही रहा है, क्योंकि ये भी आपको पता है कि जो CPEC का आगाज़ हुआ, जो उसका पहला फेज़ था, उसमें हमारा एनर्जी का प्रॉब्लम था, तो चीन की मदद से हमने बहुत ज़्यादा पावर प्लांट्स लगाए। और इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि चीनी जो बिजली बनाने वाली कंपनी है उनका पैसा भी फंसा हुआ है, बावजूद इसके कि
चाइना ने एट द हाईएस्ट लेवल यानी कि उनके सदर ने ये मामला टेक अप किया, तो क्या उसके लिए भी ये सब्सिडी मांग रहे हैं ताकि उनको पैसे देने हैं, उसका भी कोई हल निकाला है इन्होंने? ये जो 1540 अरब रुपया मांगा था उसमें जो सीपेक के प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए कोई 250 अरब रुपया इन्होंने प्रपोज किया था। वजारत तवानाई ने 200 अरब रुपया मांगा गया था इस चीज़ के लिए कि जो उनके एरियाज हैं जो हुकूमत पाकिस्तान ने पैसे देने, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब खुद पिछले माह कह चुके हैं कि 450 अरब रुपए की ड्यूज आउटस्टैंडिंग है। और दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि जो पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात हैं उसमें काफी ज्यादा रुकावटें हैं, और सबसे बड़ी रुकावट इस वक्त ये अदर देन द सिक्योरिटी भी एक एस्पेक्ट है उसके अंदर। तो ये जो 200 अरब रुपया मांगा गया था उनके बकाया जात देने के लिए, उसके अगेंस्ट जो वजारत खजाना उसने 1 रुपया भी प्रपोज नहीं किया। जो 975 की एलोकेशन है उसमें 0 है। दूसरा एक हेड है जिसमें जो अभी उनकी करंट बिल, ये तो बकाया जात की बात है ना, उनकी जो करंट बिलिंग हो रही है, जितनी बिजली अभी वो पर मंथ पैदा कर रहे हैं उसकी जो कॉस्ट है, तो उसको हुकूमत कोशिश करे कि 87% ऑफ द कॉस्ट जो है उसको पे किया जाए, और बाकी 13% फिर वो सर्कुलर डेट में ऐड हो रहा है। तो उस 87% को देने के लिए 48 अरब रुपया मांगा गया था, 4 अरब रुपया पर मंथ, वो इन्होंने प्रपोज कर दिया है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त की अगर एलोकेशन देखी जाए तो लगता नहीं है कि हुकूमत को सीपेक को रिवाइव करना चाहती है, लगता नहीं है कि हुकूमत चीन के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करने में बहुत ज्यादा कोई संजीदा है। अब दूसरी चीज इसके अंदर आ जाती है सब्सिडीज की। अगर आपका 35-40 रुपए का यूनिट अभी भी आप ले रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे सारिफिन हैं जो एक्चुअल प्राइस है, जैसे मैं खुद एज अ कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी मैं बिजली की जो पैदावारी लागत है उससे ज्यादा बिल पे कर रहा हूँ। और एक बहुत बड़ी एनॉमली है इलेक्ट्रिसिटी का जो आपका इनकी जो बिलिंग का प्रोसेस है उसके अंदर, कि इन्होंने जो पीक और ऑफ पीक आवर्स रखे हुए हैं उसके तहत कुछ ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिनको इन्होंने, और अक्रॉस द पाकिस्तान ये नहीं है, ये मुख्तलिफ आपके जो शहर हैं, बड़े शहर हैं जैसे इस्लामाबाद है, तो वहाँ जो पीक और ऑफ पीक अभी भी चल रहा है, तो जो आपके रेट्स हैं पीक के वो कॉस्ट ऑफ जनरेशन से भी ज्यादा है। तो खैर कुछ ऐसे भी सारिफिन है जिनको हुकूमत अभी भी सब्सिडीज दे रही है। ये जो हमारे साथ चल रहा है इसमें 225 अरब रुपए की सब्सिडी का इनका तखमीना है, जो जिसको बोलते हैं टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी। मतलब नहीं लगाते आप कुंडा वैसे लगा लेना चाहिए, वो लगा 35 रुपए का यूनिट है तो फिर कुंडा लगाने बड़े शहरों में तो शायद इस्लामाबाद का सबसे बेहतर रेट, लेकिन इस्लामाबाद की सबसे ज्यादा एफिशिएंसी कराची में कहते हैं या और दूर दराज इलाकों में चले जाए, यहाँ पर कुंडा चल रहा है। अगले माली साल के लिए इन्होंने 164 अरब रुपए की सब्सिडी मांगी थी, जो डायरेक्ट सब्सिडी है बिजली की कीमत की मद में। सिर्फ वो जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है जो प्राइवेटाइज नहीं है, मतलब के इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज है, बाकी तो गवर्नमेंट की है 9 या 10 कंपनीज, उसके लिए 164 अरब रुपया मांगा गया था और 150 अरब रुपया प्रपोज किया। मतलब यहाँ पे ये अंडरस्टेट कर रहे हैं, जब रिक्वायरमेंट ही 165 या 164 बताई गई है तो उतना तो कम से कम दे। इसके अलावा 171 अरब रुपया, ये जो 164 अरब रुपए की बात यहाँ वजाहत जरूरी है, ये बुनियादी तौर पर ये जो कंपनियां हैं बिजली बनाने वाली, ये इनके रिकवरी का गैप है कि मतलब जितनी बिजली प्रोड्यूस कर रही है, ये बिजली की जो लागत है उसके कुछ ऐसे जैसे कंज्यूमर 200 यूनिट्स तक के हैं, 100, 200 और 300 की कैटेगरी ना, उसके रेट्स कम है। 300 से ऊपर हुकूमत फुली रिकवर कर रही है बहुत सारे केसेस में, तो जिनसे कम रिकवर उनकी चार्ज ही हुकूमत कम कर रही है, रिकवरी तो दूसरी चीज है ना, उनका रेट ही कम है, तो उसकी मद में इनका ख्याल है कि 164 अरब रुपया सिर्फ वो जो 10 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनके लिए। इसके अलावा कराची का जो कंज्यूमर है उसके लिए 171 अरब रुपए की सब्सिडी अलहदा मांगी गई इसी मद में, TDS की मद में, और उसको 171 ही दिया गया। अब इसको 171 अरब रुपए क्यों दिया? वैसे मुझे समझ नहीं आई कि फिर के इलेक्ट्रिक को प्राइवेटाइज करने का फायदा क्या था? कोई फायदा नहीं है, उसकी सारी आप यहाँ पे उसके एग्रीमेंट सारे एक्सपायर हुए हैं, बाकी सारी चीजें उसके प्रॉब्लम चल रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन की उसके अपने और जो शेयर होल्डिंग की उसके ट्रांसफर होने थे वो प्रॉब्लम चल रहे हैं पिछले कुछ 6 साल से, तो वो भी आपने नाम की प्राइवेटाइज की है। ठीक है, उन्होंने कुछ जगहों पे एफिशिएंसी इंप्रूव की है, कुछ उन्होंने कुंडे वगैरह का सिस्टम वहाँ पे कम किया, बट अभी भी आप उसको सालाना 171 अरब तो ये महंगा दे रहे हैं। उसके अलावा उसके एरियाज भी हैं, तो के इलेक्ट्रिक के एरियाज के लिए अलग उन्होंने पैसे मांगे हुए हैं, उसकी भी एक सब्सिडी इन्होंने यहाँ पे बजट के अंदर रखी हुई है, तो उसके लिए 127 अरब इसके अलावा 171 जो करंट है और 127 अरब के एरियाज इसके अलावा अपने देने, ये फुल एलोकेशन कर दिए इसकी वजारत खजाना देने को तैयार है। फिर जो सबसे बड़ा इशू है ना कामरान, चोरी वाला, अब अगर सिर्फ आप देख लें इसकी सूरत हाल कोयटा की, आप पूरे बलोचिस्तान में मोस्टली कैस्को जो है कोयटा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी वो बिजली फराहम करती है, कुछ आप ईरान से इंपोर्ट करते हैं बहुत थोड़ा है वो, और कुछ ये के इलेक्ट्रिक जो है वो हब का जो एरिया इसमें वो बिजली प्रोवाइड करती है। तो कोयटा के लिए पावर डिवीजन ने कोई 195 अरब रुपए की सब्सिडी मांगी है सिर्फ कोयटा के लिए। उसमें एक, हालांकि कोयटा में उनकी आबादी भी कम है, शायद कंजम्पशन भी इतनी ज्यादा नहीं होगी, इसका मतलब ये है कि वहां पर मतलब इनएफिशिएंसी कह लें या
जो गैप है बिटवीन द कॉस्ट और जो कीमत है इतना ज़्यादा है कि इतनी ज़्यादा सब्सिडी देनी पड़ रही है। वो वहां पे मसला दूसरा है। एक तो 65 अरब उन्होंने मांगे करंट उनकी सब्सिडी का, बाकी उन्होंने 130 अरब के एरियाज मांग लिए। ये वो है पैसा जो कोयटा की जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उसने रिकवर करना था कंज्यूमर्स और नहीं कर पाए। अब वो वजारत जो तवाना वो करे ये भी आप सब्सिडी में दे। फिर एक और इनकी नालायकी देखिए पावर डिवीजन की कि 47 अरब रुपया इन्होंने रिकवर करना है फेडरल गवर्नमेंट के इदारों से और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इदारों से, ये रिकवर नहीं कर पा रहे। अगर 47 अरब रुपए की सब्सिडी आप दे दे टैक्स पेयर्स की मनी से, इसी किस्म के इनके आजाद जम्मू एंड कश्मीर का भी यही मसला है। वहां पे भी एक फैसला हो चुका है कि एजेके के कंज्यूमर को अब अपने नॉर्मल टैरिफ चार्ज करना वो नहीं हो रहा। ये ऐसे इश्यूज हैं नाजरीन, बाकी तो हमारे जो सियासी लीडरान है गवर्नमेंट में ऑपोजिशन में वो बड़े बड़े दावे करते रहते हैं। ये वो इश्यूज हैं जिन पर इनको काम करना चाहिए और काम हो नहीं रहा। जब हो नहीं रहा तो हमारे मुल्क का ये हाल है। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।